हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट 2022 की तैयारी के लिए। हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। पेपर 1 है मैथ्स का। एग्ज़ाम डेट आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम डेट है 21/12/2021। मैंने पिछले वीडियो में गलती से यहाँ 21 लिख दिया था। पिछले वीडियो में मैंने जो पेपर 2 का सॉल्व करवाया था पार्ट 2, वो डेट यहाँ पे 20 होगा। आप लोग उसे सुधार कर लीजिएगा। 20 तारीख के डेट में जो हुआ था उसका मैंने सॉल्व कराया था। अब मैं 21 तारीख के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का मैथ्स का, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयत। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप हम कल ही बताए थे। परिमाप क्या होता है? कुल लंबाई होता है। यानी कि परिमाप बराबर, अगर इसको L + B + L अगर हम ऐसे करें, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आमने सामने की जब भुजा बराबर होती है तो ये भी क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? चौड़ाई B हो जाएगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है? कुल लंबाई होती है। तो देखिए L प्लस में B प्लस में L और प्लस में B। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इनको जोड़िए। L और L कितना होता है? 2L। अब प्लस B और B कितना होता है? 2B। अगर इन दोनों में से दो को कॉमन निकाल लें तो देखिए L + B। आप लोग यही फॉर्मूला याद किए होंगे कि परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। अब ये L + B कैसे होता है हम यहाँ बता दिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का ये दो फॉर्मूला होता है, परिमाप और क्षेत्रफल। विकर्ण का भी होता है, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत है। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इस आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। इसको हम बीच से अगर डिवाइड कर दे 4 पार्ट में तो ये सब क्या होगा? आपस में समान होगा। तो देखिए इसको बीच से डिवाइड किए, लंबाई चौड़ाई को पहले हम डिवाइड कर दिए आधा आधा, फिर हम लंबाई को आधा पार्ट में बांट दिए। ठीक है। तो देखिए 4 आयत बन गया, 1 2 3 4। अब यही पूछ रहा है कि ये प्रत्येक आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो देखिए आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये लंबाई यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो सामने की भुजा 8 सेंटीमीटर ये भी होगी। अब जब हम लंबाई को 2 पार्ट में बांटे हैं तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, यानी कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस हम टुकड़े की बात करें, इस छोटे आयत की, तो इस छोटे आयत की देखिए लंबाई हमें पता चल गया। अब चौड़ाई कैसे पता चलेगा? तो देखिए चौड़ाई को हम 2 बराबर भागों में बांटे हैं इसको। ठीक है। तो जब ये पूरा 8 है तो जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इस छोटे त्रिभुज की हम बात करें तो देखिए जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस आयत की परिमाप अगर देखें, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो 2 लंबाई कितना है? 5 और प्लस चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर। यानी कि चारों तो आपस में बराबर है ना, समान आयत। ठीक है। तो ये चारों क्या है? आपस में समान है। तो जब इसका परिमाप आपका आया 18 सेंटीमीटर तो इसका भी कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। इसका भी कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। इसका भी कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। ये एरिया नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ये एरिया नहीं है, परिमाप है। यानी कि चारों आयतों का परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है, बोर्ड मास पे ये बनेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ
14.5 गुना 3 है, प्लस में 18/3 है, माइनस 3 गुना 12.5 है। तो बॉडमास के नियम से हम सबसे पहले तो ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद हम भागा करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम गुना करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। बॉडमास नियम यही होता है। तो देखिए अगर 18 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाग का तो हो गया, अगर शॉर्टकट में जल्दी बनाना है तो आप यहीं पे कर लीजिए जितना कैलकुलेशन हो सकता है। तो भाग तो हम दे दिए, हमारा 6 आया। अब देखिए इसमें इससे गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद आपका कितना आएगा, तो सिंपल गुना, इसको दशमलव कैंसिल मत कीजिएगा नहीं तो और लेंदी हो जाएगा। इसमें 3 से सिंपल गुना कर दीजिएगा, 3 5 15 का 5 हार्सिल 1, उसके बाद 3 चौका 12, दशमलव हो गया यहाँ पे, 3 चौका 12 और 1 13 का 3, फिर हार्सिल 1 होगा, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 43.5 आ गया इसका गुना। फिर देखिए इसको हम गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे फिर 3 से, तो 3 5 15 का 5 हार्सिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 हो गया, फिर 3 एकम 3। देखिए ये गुना कर दिए। अब इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटा देना है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो 43 में 6 अगर जोड़ेंगे, 43.5 में 6 को जोड़ना होगा, तो देखिए 5 6 3 9 और 4 49.5, यानी इन दोनों का सम कितना आ गया, 49.5। माइनस कर देंगे 37.5 से, तो देखिए 5 से 5 गया 0, 9 से 7 गया 2 और 4 से 3 गया 1, यानी 12.0, या आप बोल सकते हैं इसको 12। आंसर कितना आया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। एक कोई संख्या है जो हमें नहीं पता है, निकालना है वो कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, मैं 2 अंकों की कोई संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक का 2 गुणज है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। तो दहाई के अंक स्थान पे बोल रहा है कि ये 2 का गुणज है। 2 के गुणज मतलब कि 2 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2, या आप 2 की पहाड़ा बोल सकते, 2 4 6 8, यही 4 नंबर होगा। 10 तो 2 अंक 2 डिजिट का हो जाएगा, एक ही डिजिट लेना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है कि दहाई का जो अंक है ये 2 का गुणज है, मतलब कि 2 के टेबल का है, 2 4 6 8 है, यानी इसी 4 में से यहाँ कोई एक संख्या होगी। फिर आगे बोले 2 का गुणज, इकाई के स्थान पर अंक का 3 गुणज है, मतलब कि जो इकाई का जो अंक है वो 3 का गुणज है, मतलब कि 3 के टेबल का है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 3 दूनी 6 और 9, 12 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 12 2 डिजिट का हो जाएगा, हमें एक अंक ही लेना है यहाँ पे। तो देखिए इकाई के अंक पे इन्हीं तीनों संख्याओं में से होगी, तो हमें तो ये पता चल गया कि यहाँ पे जो होगा दहाई अंक पे 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। इकाई अंक पे जो होगा 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा, इसी में से होगा। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट का हो गया काम। अगला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। तो जैसे होता है आपका, अगर 2 में हम 3 जोड़े तो 5 अभाज्य संख्या है। लेकिन जो बोल रहा है अगर हम 2 यहाँ ले रहे हैं और यहाँ 3 ले रहे हैं तो ये तो अभाज्य संख्या तो हो गई, लेकिन अगला स्टेटमेंट आप पढ़िए, ये क्या बोला है कि 52 का गुणनखंड है, जो इनका सम होगा ना वो 52 का गुणनखंड है। अब 52 का गुणनखंड क्या होता है हम देख लेते हैं। 2 से 26 बार में, 2 से 13 बार में, 13 एक बार में, यानी कि 52 का गुणनखंड हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 13। यानी कि यहाँ जो भी संख्या रखेंगे इनका जो सम होगा ये या तो 2 होगा या 13 होगा। ठीक है, अब इसी में से आप बैठाइए यहाँ पे, तो अगर वैसे आप बैठाइएगा तो आपको समय लगेगा। हमारे सामने देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम दहाई के अंक पे देखते हैं कि ये 2 का गुणज है कि नहीं है। तो यहाँ भी 6 है, 4 है, 4 है, 8 है, 2 का गुणज है। यहाँ 3 का गुणज है कि नहीं इकाई अंक पे, तो 9 है, 6 है, 9 है, 3 है। अब देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को लेंगे
तो यहाँ 6 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे तो 9 6 कितना होता है 15 होता है। ये अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या ये 52 का गुणनखंड है? नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया। हमें ऐसे ही जल्दी अगर करना है तो आपको ऑप्शन ही लेना होगा। दूसरा देखिए 4 6, अगर 4 6 लेते हैं तो 4 और 6 का सम कितना होता है 10। ये तो भाज्य संख्या है, ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ अभाज्य संख्या। अब अगला ऑप्शन लेते हैं 49, 4 और 9, 9 4 होता है 13, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये 13 हो गया। ठीक है, अगर 49 हम ले रहे हैं तो आप देखिए ये 2 का गुणज है और ये 3 का गुणज है, तो हमारा हो जा रहा है 9 और 4 कितना होता है 13 होता है। तो 13 क्या है 52 का गुणनखंड है, 13 चौका 52 होता है। तो देखिए हमारा सिंपल ये आंसर हो गया। अगर हम 83 लेते हैं तो देखिए 83 लेते हैं तो ये 2 का गुणज है 3 का गुणज है, इनका सम कितना होता है 11 होता है। 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या ये 52 का गुणनखंड होगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 49। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा ऑप्शन का भी हिंट लेना पड़ता है ताकि जल्दी बने। प्रीवियस ईयर कराने का मकसद ये नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना है। हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट, जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा मकसद वही है कि उस टॉपिक को ही डिस्कस कर लिया जाए ताकि आगे जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ये आपके सामने कुछ संख्या दी हुई है, इसको अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी, यानी कि तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अगर आप इन सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में आप इनको सजा दें तो तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखिए दशमलव के बाद मैक्सिमम कितनी संख्या है, तो 1 2 3, आप हर जगह देख रहे हैं 3 है, इसमें एक कम है 0, तो इसमें आप क्या करते हैं, एक संख्या कम है तो इसमें आप एक 0 बैठा दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद सेम सभी में डिजिट हो गया 3 3। अब देखिए दशमलव के पहले सब में 9 9 है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 9 दशमलव 9 दशमलव 9 दशमलव। हम आगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें समय भी बचाना है, तीसरे ही नंबर का पूछ रहा है तो हम 3 तक ही लिखे, आगे का हम देखेंगे ही नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए तो 0 90, यानी कि ये 90 संख्या है, ये 9 है, ये 990 है, ये 909 है और ये 99 है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या आप देखें तो ये आपका 9 है, तो 0 0 9 ये हमारा पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या हो गया, इसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ 90 है, 990 है, 909 है और 99 है, तो इन सब में अगर आप देखें तो 90 आएगा, तो 090, ठीक है, इसका भी काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया। अब देखिए यहाँ 990 है, ये 909 है, तो इससे तो ये छोटा है, और ये 99 है, तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी, हमारा यही आंसर होगा। हम इन दोनों को आगे करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा तीसरी संख्या पूछ रही है, तो हमें टाइम ही बचाना है। तो देखिए आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। आप पेपर 1 में देखेंगे मैक्सिमम नंबर सिस्टम का, और बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आता है। आप बस कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक 4 अंकों की संख्या में, और देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हम अभी बनवाए ही हैं, 2 अंकों की संख्या बताए थे, यहाँ 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4। ये 4 अंकों की कोई संख्या है जो हमें पता नहीं है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इससे बोल रहा है 100वें स्थान पर 0, 100वां स्थान कौन सा होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो देखिए फिक्स हो गया हमारा 0 होगा, ठीक है। अब आपके सामने अगर जल्दी कर रहे हैं तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आप वेरीफाई कर लीजिए कि इस 100वें स्थान पे 0 किसी में है कि नहीं है। तो देखिए इसमें भी 0 है, 100वें स्थान पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, तो आपका ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एक ऑप्शन हमारा यही कट गया। अब बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक
यानी ये जो दहाई के स्थान पर जो अंक है इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, यानी इससे क्या है ये 2 गुना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम फिर ऑप्शन पे आते हैं कि क्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है किसी ऑप्शन में। तो देखिए ये 6 है, ये 2 है, तो 2 का 2 गुना और 4 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 4 के यहाँ उल्टा कर दिया है, इकाई का अंक जो है दहाई से 2 गुना है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ये दहाई का अंक जो 4 है इकाई के अंक पे 2 है, यानी कि 2 का 2 गुना कितना होता है, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। बिल्कुल सिंपल, हमें कुछ करना ही नहीं, यही एक बचा ही है, हमारा आंसर हो गया। अब आगे हमें स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के अंक से तिगुना है, यानी कि यहाँ जो 1000वें अंक पे होगा इसका तिगुना है, तो आप इस ऑप्शन को देखिए 4 2। ठीक है, इसका तो ये 2 गुना हो गया, इसका तिगुना क्या होगा 6, देखिए आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। किसका किसका सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105 है, तो ठीक है, तो पूछ रहा है 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। अब हमें सिक्कों की संख्या पता नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x और y मान लेते हैं। मान लीजिए कि मालिनी के पास 2 रुपये के एक सिक्का है और 5 रुपये के y सिक्का है। ठीक है, तो देखिए सिक्कों की ये तो संख्या हो गई, ये सिक्कों की संख्या। अगर आप क्वेश्चन में देखिए कि उसके पास कुल संख्या 36 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 36 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितनी है 36 है, आपके यहाँ दिया हुआ है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। यदि आपके पास 2 रुपये के अगर 10 सिक्का हो तो आपके पास टोटल कितना रुपया होगा, 10 दूनी 20 रुपया। क्यों, कैसे, तो इसको हम गुना कर दिए, जितना सिक्का है और जितनी संख्या है उसमें हम गुना कर दिए तो हमारा आ गया। तो यहाँ अगर राशि निकालना हो 2 रुपये के, अगर आपके पास x सिक्का है तो आपके पास राशि कितनी है, तो 2 गुना x यानी कि 2x। अगर 5 रुपये के y सिक्के हैं तो इसमें इससे गुना कर दीजिए तो आपका ये राशि हो जाएगा 5y, ये राशि हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार मैं एक एग्जाम्पल देके यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। अगर 5 रुपये के आपके पास 10 सिक्का है तो आपके पास टोटल रुपये कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। वैसे ही हम इसको यहाँ लिखे हैं, तो देखिए हमारे पास राशि कितनी आ गई 2x और 5y, लेकिन क्वेश्चन में देखिए राशि 105 है, यानी कि यहाँ एक और समीकरण बनेगा 2x प्लस 5y बराबर 105। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही ना x और y का मान निकालना है, तो इस इक्वेशन से आपका x और y का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो आप इन दोनों में से x y में से किसी एक को आप सेम कर दीजिए, या तो इसको 5y कर दीजिए, नहीं तो इसको 2x कर दीजिए। तो ये एक कट जाएगा चर मान, उसके बाद दूसरे चर मान का निकल जाएगा, फिर उसका मान हम रख देंगे। देखिए कैसे, थोड़ा डिटेल्स में नहीं, हम थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं। इसमें अगर x में अगर 2 से गुना कर दीजिए तो 2x हो गया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो मैं देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 2 से इस इक्वेशन में गुना करने पे यहाँ लिख दे रहा हूँ गुना 2। ठीक है, अब दुगना 2 से इसमें गुना करने पर देखिए क्या क्या होगा, 2x प्लस में 2y बराबर में 36 दूनी कितना हो गया 72। अब इसको तो जैसे कि तैसे रखना है, 2x प्लस 5y बराबर 105। अब इन दोनों इक्वेशन को एक में से 2 अगर घटाइएगा तो देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, घटाने पे माइनस ही होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए 2x से 2x कट गया। अब देखिए प्लस 2y है, अब माइनस 5y है, तो आप घटाइएगा तो कितना होगा -3y बराबर।
अब देखिए 105 में से 72 गया तो कितना होता है, 8, 80 और 20 आपका हो गया 100 और 28 और 5 33, आपका माइनस का 33 आया। ठीक है, हम देखिए इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए -3y बराबर कितना आया, 33। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 3 से ये कितने बार में कट गया, 11 बार में। तो हमारा y का मान कितना आ गया, 11। देखिए y का मान 11 आ गया, यानी इसका मान हमारा आ गया 11। अब इस y का मान आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो आपका x का मान आ जाएगा। अब y का मान यहाँ रखते हैं। देखिए हम इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं इसको। टू एक्स प्लस 5y बराबर 105। इसमें अगर हम y का मान 11 रखें तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 11 में अगर 5 से गुना करेंगे 55 होगा बराबर 105। अब इस प्लस 55 में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 105 माइनस 55। अब 105 में से देखिए 5 कैंसिल हुआ तो ये 5 से 5 हो गया। अब 100 में से 50 गया तो 50 बचा, यानी कि 2x बराबर 50। अब ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा 25 बार में, यानी x बराबर आपका हो गया 25 और y बराबर 11। यही हमारा ये 2 रुपये का सिक्का है और ये 5 रुपये का सिक्का है, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 2 रुपये का कितना सिक्का आया आपका, आया 2 रुपये का 25 सिक्का और 5 रुपये का आपका है 11 सिक्का। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप 25 दोनों कितना होता है 50 रुपया और 11 पचे 55 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 105। देखिए 105 राशि थी यहाँ पे, प्रूफ भी हो गया हमारा। तो ये बिल्कुल सिंपल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या जिससे 88 और 160 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा। यानी कि इसमें से इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे 88 और 160 को भाग दें तो हमारा शेषफल 3 और 88 का शेषफल 3 बचे और 160 का शेषफल 7 बचे। तो देखिए ऑप्शन में सबसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 13। 13 की अगर पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 13 छक कितना होता है 78। तो 13 छक 78 होता है, तो अगर हम यहाँ 78 रखेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ शेषफल कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, हमें बस एक को ही चेक कर लेना है तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। अब 17 को लेते हैं। 17 को लिए तो 17 में अगर हम 5 से गुना करें तो देखिए 17 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 85 होगा। 17 पचे 85 होता है। तो 85 अगर हम यहाँ रखें तो अगर 88 में से 85 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा शेषफल 3 बचेगा। यानी कि देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी तक हम देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ऑप्शन और मिले, आगे चेक करते हैं। 21 को लेते हैं। 21 को अगर हम 88 से भाग दें तो देखिए 21 चौका कितना होता है 84। ठीक है, तो 88 में से अगर हम 84 को माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 4। तो यहाँ शेषफल कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 28 को लेते हैं। तो 28 को अगर हम 88 से भाग देंगे तो अगर हम 3 बार इसमें गुना करें 3 बार में तो देखिए 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आया। तो 84 आया तो 88 में से 84 कटेगा तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, शेषफल हमारा 3 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है 17। अगर 17 को आप 88 से भाग देंगे तो 17 पचे होते 85। तो देखिए शेषफल आपका कितना बचा 3 बचा। अब आगे हमें प्रूफ ही नहीं करना है, हमें समय बचाना है। तो एक 17 ही एकमात्र ऑप्शन है जिससे इसमें भाग देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा 17 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, एक बाग है, एक बगीचा है जिसमें कुछ पेड़ की संख्या दी हुई है। इसमें बोल रहा है कि जामुन, सबसे पहला पेड़ कौन सा है? जामुन। हम यहाँ लिख लेते हैं, जामुन का जो वृक्ष है, वृक्ष की संख्या है 1/6 भाग है। अगर मान लीजिए कि आपको संख्या पता नहीं है तो हम मान लेते हैं संख्या, माना वृक्षों की संख्या जो है वृक्षों की संख्या बराबर x। ठीक है, टोटल उस बाग में वृक्षों की संख्या कितनी है? x है। इस बाग में जो जामुन का पेड़ है वो इसका कितना भाग है? 6वां भाग है, यानी कि x/6 जामुन के पेड़ हैं। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आधे वृक्ष यूकेलिप्टस का है, यानी कि इस टोटल संख्या में इसका जो आधी संख्या है वो किसकी है? यूकेलिप्टस की है। कितना टोटल संख्या कितनी है वृक्षों की? x है, तो x/2 कितना है? यूकेलिप्टस है। बोल रहा है कि शेष यदि जामुन के वृक्षों, नहीं देखिए यहाँ दिया हुआ है यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया कि जामुन की जो वृक्ष की संख्या है वो 6 है, तो आप बताइए यहाँ टोटल वृक्ष की संख्या कितना रखेंगे कि उससे अगर हम 6 से भाग दें तो हमारा जामुन का पेड़ 6 है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर हम यहाँ इस संख्या को 36 रखें, हमें आगे क्वेश्चन देखना ही नहीं है, अगर हम टोटल वृक्षों की संख्या 36 रखें तो देखिए अगर हम x का मान 36 रखेंगे तो इसका 6ठा भाग ही है ना जामुन का पेड़, यानी 6 में अगर 6 से भाग दे दिए तो देखिए कितना आ गया? 6। हमारा बोल भी रहा है कि जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी है? 6 है। तो देखिए एक स्टेटमेंट से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यही मिल गया। तो देखिए टोटल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 36 आ गई। अब 36 का आधा जो है ये यूकेलिप्टस है, यानी कि 36/2 आधा कितना हो गया? 18 यूकेलिप्टस है, 6 जामुन है। ठीक है, तो पीपल का पेड़ कितना होगा? पीपल का पेड़ कितना होगा? टोटल संख्या कितनी है पेड़ों की? 36। उसमें से 18 और 6 घटा देंगे तो हमारा पीपल का संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 36 अब -18 और 6 कितना होता है? 24। तो देखिए 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया, यानी कि पीपल के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। एक बार और समझ लीजिए, एक बगीचा है, बगीचा में जामुन के वृक्षों की संख्या जो है वो दे रहा है कि टोटल संख्या का 6ठा भाग है, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि संख्या x माने हैं तो x/6 क्या है? जामुन का पेड़ है। लेकिन एक स्टेटमेंट यही दे दिया है कि यदि जामुन की वृक्षों की संख्या जो है वो 6 है, तो अब बताइए कि टोटल वहाँ उस बगीचे में कितने वृक्ष होंगे कि उसका 6ठा भाग जो होगा वो जामुन का होगा जिसकी संख्या 6 है। तो बिल्कुल सिंपल है 36, क्योंकि 36 का ही 6ठवां भाग जो होता है वो 6 होता है। तो यही दिया हुआ था, तो टोटल वृक्षों की संख्या में पता चल गया। तो देखिए इसका 6ठा भाग 6 जामुन का पेड़ है, इसका आधा 18 यूकेलिप्टस है, तो बाकी जो बचा वो हमारा हो गया पीपल का। तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आयत का है। पिछले हम क्वेश्चन में हम आयत की चर्चा कर दिए, तो आपको यहाँ बिल्कुल आसानी होगा। दिया हुआ है कि एक आयत 270 सेंटीमीटर लंबी तार है, उसको क्या रूप दिया गया है? आयत का रूप दिया गया है। तो देखिए आयत कैसा होता है, ये हमारा तार, ये एक तार है जिसको आयत का रूप दिया गया है। तो आयत का रूप दिया गया है मतलब कि आयत का परिमाप दे दिया गया। परिमाप वही होता है ना, कुल लंबाई, यानी इस तार की कुल लंबाई, यही हमारा परिमाप होता है। तो देखिए परिमाप बराबर दे दिया गया आपको कितना? 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बोला गया कि यदि इस आयत की चौड़ाई, यानी ये जो चौड़ाई है इस आयत की वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, फिर ये लंबाई जो L है ये क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल फॉर्मूले पे है, इसको आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर 270 दिया हुआ है सेंटीमीटर।
ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है 2, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी एल अब प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर बराबर ये 270। और देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से ये काट दीजिए, 2 1 2 3 6 और 2 5 यानी कि 135 हो गया। अब देखिए एल का मान निकालना है ना, तो ये जो 50 प्लस में है इस संख्यात्मक मान को हम बराबर के उस साइड ले जाके 135 में से इसको घटा देते हैं, तो एल बराबर 135 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर। तो एल बराबर आपका कितना आ गया, तो देखिए 5 13 में से 5 गया 8 85 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, यानी कि लंबाई आपका कितना आ गया 85 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इसमें ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इनमें से बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, कुछ तकनीकी वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 यूनिट दिया हुआ है, जिसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, डेसीमीटर भी दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है। इसको बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो भी दिया हुआ है उसको 1 यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ देखिए मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ये हमें आसानी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में, अन्यथा ये पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें तो कुछ फैक्ट होता है जिसको जान लेते हैं। अगर आप प्राइमरी 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 0.1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। तो हम कुछ नहीं, जहाँ जहाँ ये देखिए मिलीमीटर है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं, जहाँ डेसीमीटर है उस यहाँ देखिए 10 से गुना कर दिए हैं, यहाँ मिलीमीटर है तो 0.1 से गुना करके लिखे हैं, ये मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। उसके बाद हम सारी यूनिट को जोड़ लिए हैं, तो देखिए 1 नंबर पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी ये होगी, 2 नंबर पे उससे छोटी 5005 मीटर 505, 3 नंबर पे ये यूनिट होगा हमारा और 4 नंबर पे ये यूनिट होगा। तो ये हमारा सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ पेपर 2 सॉल्व लेके आएंगे, सेम डेट का रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।